हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। आज का ये हमारा पार्ट थर्ड रहेगा मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी क्वेश्चंस का। इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक। और इससे पहले मुगल साम्राज्य से संबंधित एक थ्योरी का वीडियो आ चुका है, जिसमें मुगल साम्राज्य को बहुत ही ब्रीफ में पूरा रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले थ्योरी का वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट वन पार्ट टू में सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए। 150 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद 151 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक वीडियो और आ सकता है। अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो एक वीडियो और आएगा, जिसमें हम लूसेंट के साथ साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स और घटना चक्र पूर्वावलोकन में जितने भी क्वेश्चन आए मुगल साम्राज्य से, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये कुल मिलाकर 3 या 4 वीडियो रहेंगे, जिनमें मुगल साम्राज्य का पूरी तरीके से निचोड़ आपको देखने को मिल सकता है। चाहे वो थ्योरी का वीडियो हो जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं, और पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर की तरह आप जितने सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे मुगल साम्राज्य से संबंधित। चाहे वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या मुगल वंशावली की बात हो, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस ये 4-5 वीडियो के अगर आप देख ले रहे हैं तो यहाँ से आपको कंप्रहेंसिव कवरेज मिल जाएगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए जाइएगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। पर्दा प्रथा 151 है कि पर्दा प्रथा यानी द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 1564 के बीच में रही। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? अतका खेल या हरम दल की प्रमुख सर्वप्रमुख सदस्य कौन थे? ठीक है, यानी 1560 से 64 के बीच में 4 साल तक पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन रहा, जिसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति था वो अतका खेल कहा जाता था, या हरम दल की प्रमुख सर्वप्रमुख सदस्य थी। अतका खेल या हरम दल के सर्वप्रमुख सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए महम अंगा, हमीदा बानू, सी है मेहरुनिशा, या जहां आरा बेगम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए महम अंगा। महम अंगा अकबर की चाची कह सकते हैं या अकबर की आया थी, जिन्होंने मुग़ल काल पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और इनकी गवर्नमेंट मेनली ये पर्दा शासन कहा जाता है जब अकबर छोटे थे। और तो उस टाइम पे बैरम खान के नेतृत्व में अकबर शासन किया करते थे। उस समय महम अंगा की जो राजनीति पकड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच गई थी। उसके बाद फिर अकबर ने अपना शासन संभाला। महम अंगा के बेटे का नाम अदम खान था, जिसकी हत्या फिर अकबर ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 152, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? मालवा विजय से, गोंडवाना या जिसे गढ़ कटंगा विजय कहा जाता है, सी गुजरात विजय से, या डी असीरगढ़ के विजय से। तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार का शुरुआत किस विजय से किया? तो 152 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा ऑप्शन ए यानी मालवा विजय। ठीक है, नेक्स्ट है 153, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात का अभियान, या असीरगढ़ का अभियान। तो स्मिथ ने किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो 153 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी गुजरात अभियान। तो 153 का करेक्ट आंसर गुजरात अभियान है। गुजरात अभियान आपका 1572 से 73 के बीच में रहा, जिसमें अकबर ने गुजरात को जीता। और इसी गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इससे पहले जो हमने मालवा विजय पढ़ी, जो सबसे पहले अकबर ने साम्राज्य विस्तार के रूप में सबसे पहली विजय की थी, ये है 1561 ईस्वी में अकबर का विजय अभियान हुआ था मालवा पर, और इसका नेतृत्व किया था अदम खान ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 154। यहाँ पे पूछा है कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? ऑप्शन ए मालवा विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात का विजय, या असीरगढ़ का विजय। तो क्वेश्चन नंबर 154 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो होगा आपका असीरगढ़ का विजय। ठीक है, असीरगढ़ का अभियान सबसे अंतिम अभियान था, जबकि मालवा का अभियान सबसे पहला अभियान था, जो 1561 ईस्वी में मालवा को जीता था। हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1556 ईस्वी में हुआ है, जबकि गुजरात विजय 1576 ईस्वी में हुआ है, जबकि गुजरात विजय आपकी 1572 से 73 के बीच में आपको देखने को मिलती है। और ये असीरगढ़ की विजय अकबर ने 1601 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो ये सबसे अंतिम विजय अभियान था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ऑप्शन ए गुजरात के विद्रोह को दबाते समय,
बी था यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, सी मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, या डी था उजबेक दल के विद्रोह को दबाते समय। तो क्वेश्चन नंबर 155 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल की मृत्यु हो गई थी, जिनका असली नाम महेश दास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। यहाँ पर सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कई सारी प्रथा हैं जिनको समाप्ति की थी अकबर ने, और सूची सेकंड में उनकी ईयर दे रखे हैं। सूची फर्स्ट की बात करें तो दास प्रथा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, सी दे रखा है जजिया कर की समाप्ति, डी दे रखा है सूबों का पुनर्गठन। सूची सेकंड दे रखी है 1562, 1563, 1564 या 1580। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे, अब वहाँ आपस में हमें मिलान करना है यहाँ पे। तो ये हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें तो दास प्रथा की समाप्ति की थी अकबर ने 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी 1563 ईस्वी में, यानी जितने भी जो पिलग्रमेज टैक्स लगता था उससे पहले नॉन मुस्लिम्स पे अपने तीर्थ की यात्रा करने के लिए, तो वो कर समाप्त कर दिया था। इसके बाद जजिया कर की समाप्ति की थी। ठीक है, यानी जो भी नॉन मुस्लिम्स थे, चाहे वो हिंदू हों या जो भी नॉन मुस्लिम थे उस समय, जो एक मुस्लिम राज्य में रह रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जजिया टैक्स लगता था, उसकी समाप्ति की थी अकबर ने 1564 ईस्वी में। और आपका लास्ट कार्य यानी सूबों का पुनर्गठन किया था 1580 ईस्वी में। तो यहाँ पे ए का 1 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कई सारी चीज़ें दे रखी हैं जो अकबर ने की थी, और उनकी डेट दे रखी है सूची सेकंड में। तो अगर हम इबादत खाना, यानी पहला है आपका इबादत खाना जिसे धर्म संसद कहा जाता है, उसकी स्थापना करना। सेकंड मजहर की घोषणा करना। सी था नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार करना। और डी था दीन इलाही की घोषणा करना। उनके सामने उनकी डेट दे रखी हैं। तो अगर हम इन्हें मिलाएं 157 के क्वेश्चंस को, तो इबादत खाना की स्थापना की थी अकबर ने 1575 ईस्वी में, ये बिल्कुल सही है। मजहर की घोषणा की थी आपके 1579 ईस्वी में। मजहर एक तरीके का प्रोक्लमेशन था जिसमें अकबर बोलता था, यानी उसने बोला था कि जितने भी राजत्व के कानून हैं, जो जितने भी शासक संबंधी कानून हैं, वो कहीं ना कहीं अधिक, यानी पहले सबसे पहले स्टेट जो लॉज हैं, ठीक है, सत्ता के जो कानून हैं वो आपके ऊपर रहेंगे रिलीजियस धार्मिक कानूनों से। तो इस बात की घोषणा की थी, मजहर की घोषणा जैसे कहा जाता है, ये 1579 ईस्वी में की थी। नौरोज उत्सव जो एक प्राचीन या ईरानी उत्सव था या फारसी त्यौहार था, जिसकी शुरुआत पारसियों ने की थी, जिसे पहले बलबन ने लागू किया था, उसका फिर से पुनरुद्धार किया था, अपने राज दरबार में लेके आया था अकबर 1580 ईस्वी में। दीन इलाही की घोषणा की थी 1582 ईस्वी में। तो ये सभी करेक्ट हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 दे रखा है कि सुमेलित करना है आपको फिर से यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ, और उसी तरीके से यहाँ पे भी दे रखा है सूची फर्स्ट में करोड़ी की नियुक्ति, बी दे रखा है दहसाला बंदोबस्त लागू, सी दे रखा है इलाही संबंध का प्रचलन, और डी दे रखा है इलाही गज का प्रचलन। और सामने आपकी ईयर दे रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 158 को हमें मिलान करना है। तो करोड़ी की नियुक्ति की थी अकबर ने 1573 ईस्वी में। दहसाला बंदोबस्त लागू किया था 1580 ईस्वी में। इलाही संबंध का प्रचलन किया जाता है 1584 ईस्वी में। और इलाही गज का प्रचलन किया जाता है 1527 ईस्वी में। तो ये सारे कार्य आपस में करेक्टली मैच्ड हैं, यानी ऑप्शन ए इज अगेन करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है कि कॉपी लेके के बैठिएगा, और जितनी भी ये सारी जो टर्म्स आपको सुनाई दे रहे हैं इसको वापस कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और ये इन सारी जितने भी कार्य किए हैं अकबर ने वो सभी को नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159 है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। ऑप्शन ए अब्बास खान सरबानी, बी है बदायूनी, सी है अहमद यादगार, या मीर अलाउद्दौजा कजबीनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 159 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बदायूनी। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। ठीक है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो कार्य थे वो कहीं ना कहीं धार्मिक सहिष्णुता थे। उन्होंने जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, उन्होंने मजहर का प्रोक्लेमेशन दिया, यानी उन्होंने बोला कि स्टेट लॉज आपके ज़्यादा पावरफुल रहेंगे एज़ कम्पेयर टू रिलीजियस एक्ट्स। ठीक है, उन्होंने उलेमाओं का उलेमा जब भी उनको कट्टर जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता होती थी उसके खिलाफ जाते थे, उसको वो रोक देते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी, इस वजह से बदायूनी उन्हें
और इन्होंने इस एक साथ दीन इलाही धर्म की नई स्थापना करना चाह रहे थे, नए धर्म बनाना चाह रहे थे। तो इन सब कारणों की वजह से बदायूंनी ने उन्हें इस्लाम का शत्रु कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 160, अकबर ने किसे कबीराय या कबीराज की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए बीरबल को, अबुल फजल को, फैजी को या अब्दुल रहीम खाने खाना को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर रहेगा बीरबल या महेश दास। यानी महेश दास को या बीरबल को अकबर ने कविराज या कविराय की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए बीर सिंह बुंदेला ने, यूसुफ जाइयों ने, उजबेगों ने या अफगानियों ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 161 का, वो होगा बीर सिंह बुंदेला। यानी जहांगीर के निर्देश पर जहांगीर का जो पहले नाम सलीम था, तो जहांगीर के निर्देश पर बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। एक्चुअली जब इन्हें शासन प्राप्त होने से पहले इन्होंने अकबर के साथ विद्रोह किया, तो उसमें बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर का साथ दिया था। उसी उसी के साथ यानी जहांगीर ने षड्यंत्र रचा अबुल फजल की हत्या करने के लिए, तो उसमें बीर सिंह बुंदेला ने सहयोग किया था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अगर हम यूसुफ जाइयों की बात करें तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दमन करने वक्त बीरबल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, दहसाला बंदोबस्त किस से संबंधित है? ऑप्शन ए बीरबल से संबंधित है, अबुल फजल से, टोडरमल से या इनमें से किसी से नहीं। तो दहसाला बंदोबस्त आपके संबंधित है ऑप्शन सी यानी राजा टोडरमल से। ठीक है, राजा टोडरमल पहले सूरवंश के अधीन भी अपना कार्य कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने अकबर के साथ कार्य करना स्टार्ट किया। तो ये मेनली भू राजस्व से संबंधित इनके सारे सिस्टम हैं, जैसे जब्ती सिस्टम, दहसाला बंदोबस्त, ये सभी कार्य कहीं ना कहीं टोडरमल से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। अगला क्वेश्चन है 163, अकबर ने किसे कंठा वर्णमाणी बिलास की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए बीरबल को, तानसेन को, फैजी को या बैजू बाबरा को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी तानसेन को, जिनका असली नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन ए जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, इनमें से किसी से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 164 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जहांगीर, जिसका पूर्व का नाम सलीम था। ठीक है, तो इसने यानी इसके पिता के बादशाह रहते हुए, जब अकबर बादशाह था, शासन सत्ता अकबर के हाथ में थी, उस टाइम पे जहांगीर ने बादशाह पद प्राप्त करने की कोशिश की थी, अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, और जिसमें सहयोग किया था बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, शासक बनने के बाद 12 आदेश जिन्हें 12 ऑर्डिनेंसेस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, 12 आदेश या 12 ऑर्डिनेंसेस जारी करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 165 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। अगला क्वेश्चन नंबर 166, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए खुसरो का विद्रोह, जिसके सामने लिखा हुआ है 1606 से 1607 के बीच। सेकंड है पाँचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से लेकर 25 तक। महावत खान का विद्रोह 1626 से लेकर 1627 ईस्वी तक। तो क्वेश्चन नंबर 166 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, पाँचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में नहीं हुई थी। इनकी हत्या की गई थी आपकी 1606 ईस्वी में। ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, जिसके बाद जहांगीर का शासन आता है। जहांगीर के शासनकाल की शुरुआत में ही खुसरो शाह यानी जहांगीर का जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह में ये रूमर्स फैल गए थे कि अर्जुन देव उनकी सहायता कर रहे हैं, जिस वजह से अर्जुन देव को टॉर्चर करके मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई 1706 में जहांगीर के द्वारा या जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, और आपका खुसरो का विद्रोह हुआ है 1606 और 7 के बीच में, इसी कारण से अर्जुन देव की हत्या की गई थी। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25 के बीच में देखने को मिलता है। खुर्रम जिसका नाम बाद में शाहजहां का नाम से इन्होंने शासन किया। ठीक है, महावत खान का विद्रोह जहांगीर के समय पे ही 1626 से 27 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? जहांगीर के समय पर, अकबर के समय पर, शाहजहां या औरंगजेब के समय पे? तो क्वेश्चन नंबर 167 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी जहांगीर। जहांगीर के समय पर कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर। सूची फर्स्ट में जहांगीर की पत्नियों के नाम दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में उनकी उपाधियाँ या पदनाम दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सूची फर्स्ट में मानबाई,
जगत गोसाई या मेहरुनिशा, ये तीन जहांगीर की पत्नियां दे रखी हैं और उनके सामने उनकी उपाधियां दी हैं कि मानबाई को शाह बेगम, यानी उनके सामने शाह बेगम, जोधाबाई, नूर महल या नूरजहां, पातशाह बेगम का दर्जा दिया गया है। अब इनको आपस में मिलान करना है। तो अगर हम मानबाई की बात करें तो इनका जो टाइटल था, इनकी उपाधि थी, वो शाह बेगम की थी। जगत गोसाई ये हिंदू राजा की बेटी थी जिनकी उपाधि जोधाबाई के नाम से जानी गई। नेक्स्ट थी मेहरुनिशा। मेहरुनिशा एक विधवा थी, विधवा से शादी की थी जहांगीर ने। इनको बाद में नूर महल, नूरजहां या पातशाह बेगम के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 169, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन ए दे रखा है अकबर के शासनकाल की, जहांगीर के शासनकाल की, शाहजहां या इनमें से किसी की नहीं। ये पीसीएस सन 2008 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा जहांगीर। ठीक है, यानी जहांगीर ने मेवाड़ से युद्ध किया था और साथ साथ में चित्तौड़ के राजाओं से संधि कर ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? किसको जहांगीर ने फर्जंद या पुत्र कहा है? ऑप्शन ए बीजापुर के शासक आदिल शाह को, अहमदनगर के शासक मुर्तजा सेकंड या निजाम शाह को, सी है मुर्तजा सेकंड निजाम शाह के योग्य मंत्री मलिक अंबार को, या डी है गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह को। तो किसको जहांगीर ने फर्जंद या पुत्र की उपाधि से नवाजा था? तो 170 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने पुत्र या फर्जंद की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 में एक कथन दे रखा है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की, या इनमें से किसी की नहीं। तो 171 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसने कहा है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। ठीक है, यानी एक्चुअली जब जहांगीर का लास्ट पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे जहाँ नूरजहाँ की जो प्रभुत्व था, नूरजहाँ की जो राजनीतिक पकड़ थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सारा चीज़ नूरजहाँ ही चला रही थी। ठीक है, नूरजहाँ बेगम थी वो, जैसे यानी जिसका नाम पहले मेहरुनिशा था वही फिर शासन सत्ता की बागडोर संभालने लगी। उसके बाद उस टाइम पे भी फिर से आपको इसी वजह से फिर विद्रोह देखने को मिलता है। खुर्रम का विद्रोह, यानी शाहजहां ने विद्रोह किया था, उसके बाद महावत खान ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये कथन आपका जहांगीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 172। अगला क्वेश्चन है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। यानी मुग़ल शासक जहांगीर इतना ज़्यादा डिवोटेड था पेंटिंग से रिलेटेड, खुद एक बेहतरीन पेंटर था। वो बोलता है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। ये किस मुग़ल शासक ने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर जहांगीर रहेगा। ठीक है, मैंने पहले से आंसर डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173। मराठों एवं अफ़गानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला पहला मुग़ल शासक कौन था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो मराठों और अफ़गानों को मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करने वाला पहला शासक था आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने मराठों को भी अफ़गानों को भी मनसबदारी प्रथा में शामिल कर लिया था। उससे पहले क्या था, मनसबदारों में राजपूत राजाओं को शामिल किया था अकबर ने, लेकिन ये मनसबदारी प्रथा आगे और बढ़ाई। नहीं, राजपूतों के साथ साथ मराठा और जितने भी अफ़गान सरदार थे उनको भी मनसबदारी प्रदान की गई थी। और सबसे अधिक मनसबदार हुए थे आपके औरंगजेब के समय। नेक्स्ट है 174। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई है? ऑप्शन ए जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, महावत खान का विद्रोह, या पुर्तगालियों का दमन। तो शाहजहां के समय पे कौन सी घटना नहीं हुई? 174 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी महावत खान का विद्रोह। महावत खान का विद्रोह, खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह, या खुसरो का विद्रोह, ये सभी विद्रोह जहांगीर के शासनकाल के समय हुए। लेकिन खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, ये सभी शाहजहां के टाइम पीरियड से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 175। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो शाहजहां का मूल नाम आपका खुर्रम था। ऑप्शन ए खुर्रम इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 176। 176 में शाहजहां ने किसे मल्लिका ए ज़मानी की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए है अर्जुमान बानो बेगम को, सलीमा बेगम को, हमीदा बानो बेगम को, या लॉर्ड मलिक्का को। तो किसको मलिक्का ए ज़मानी की उपाधि दी है शाहजहां ने? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए,
यानी अर्जुमांद बानो बेगम को, जिनका बाद में नाम पड़ा मुमताज महल। ठीक है, जिनके याद में शाहजहाँ ने ताजमहल की स्थापना की है। नेक्स्ट है 177, शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि से नवाजा था? ऑप्शन ए दारा सिको को, शाह सूजा को, औरंगजेब को या मुराद को। ये सभी शाहजहाँ के बेटों के नाम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका दारा सिको, जो शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्होंने सिर ए इकबर नाम से उपनिषदों का ट्रांसलेट किया है फारसी भाषा में। तो उनको शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने। तो 178 का, जिसमें ये पूछा गया है कि शाहजहाँ के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या है? तो इसका जो क्रम रहेगा वो है ऑप्शन ए वाला, यानी बहादुरपुर का युद्ध पर सबसे पहले हुआ था, धर्मत का वो युद्ध, उसके बाद सामूगढ़, उसके बाद खजुआ, और सबसे लास्ट में युद्ध हुआ था देवराई का युद्ध, जिसमें दारा सिकोह की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये एक्चुअली उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, जिसमें जो हुमायूं के बेटे थे, वो सॉरी शाहजहाँ के जो बेटे थे वो सभी आपस में भिड़ गए थे, और फाइनली जो औरंगज़ेब था वो विजित होके यानी सबसे यानी औरंगज़ेब मुगल वंश का शासक बन के उभरा। इसने अपने बड़े भाई दारा सिकोह की हत्या कर दी थी देवराई के युद्ध में। अगर हम बहादुरपुर के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध फरवरी 1658 में हुआ था। जो शाहजहाँ था उसकी सेना के खिलाफ इसने औरंगज़ेब ने युद्ध लड़ा था। इसके बाद धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, दारा सिकोह इसमें युद्ध से भाग गया था। इसके बाद मई में 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, और फिर जनवरी 1659 में खजुआ का युद्ध, और सबसे लास्ट में देवराई का युद्ध होता है, जिसमें फाइनली औरंगज़ेब ने दारा सिकोह की हत्या कर दी थी। उसे पकड़ लिया गया था दारा सिकोह को, और दारा सिकोह की हत्या कर दी, और उसके बाद फाइनली औरंगज़ेब शासन सत्ता संभालता है, और उसका दूसरी बार ये राज्याभिषेक होता है देवराई के युद्ध के बाद। ठीक है, 1659 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 179, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा रहा है? ऑप्शन ए धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो 179 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी देवराई का युद्ध, जो सबसे फाइनल या निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसमें अप्रैल 1659 में ये युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है 180, इससे पहले जो सामूगढ़ का युद्ध था वो भी एक निर्णायक युद्ध था, यानी सामूगढ़ के युद्ध के बाद पूरी तरीके से कंट्रोल औरंगज़ेब के हाथ में आ गया था, और औरंगज़ेब ने शासन सत्ता अपने हाथ में संभाल ली थी। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में हुआ था, ये जहाँ पर औरंगज़ेब ने खुद का यानी अपना राज तिलक करवाया था उसने सामूगढ़ के युद्ध के बाद। लेकिन एक साल तक बीच में, क्योंकि दारा सिकोह उस टाइम तक जिंदा था, तो बाद में जयसिंह के सहयोग के साथ वो बार बार अटैक कर रहे थे। तो फाइनली देवराई के युद्ध में पूरी तरीके से दारा सिकोह को हटा दिया गया, एलिमिनेट किया कर दिया गया, और देवराई के युद्ध में उस निर्णायक बैटल हुई, जिसमें दारा सिकोह को भागा मार दिया गया, और औरंगजेब दोबारा से शासन सत्ता संभालता है और फिर से अपना राज तिलक करवाता है। अब उसके शासन के बीच कोई भी कांटा नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 है कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया था, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में ही शाहजहाँ की मौत हो गई थी? तो किस किले में उसने नज़रबंद करके शाहजहाँ को डाल दिया था? ऑप्शन ए है आगरा का किला, बी है लाहौर का किला, सी है आपका ग्वालियर का किला, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज। तो क्वेश्चन नंबर 180 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी आगरा के किले में शाहजहाँ को नज़रबंद करके रख दिया था औरंगज़ेब ने, और वहीं पर शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 181 है औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या रहा है? ऑप्शन ए जाटों का युद्ध सबसे पहले, और उसके बाद बुंदेलों ने विद्रोह किया, सतनामी या सिख। सेकंड दे रखा है बुंदेला जाट सतनामी सिख। सी दे रखा है सतनामी जाट बुंदेला या सिख, और सिख जाट बुंदेला या सतनामी। तो यहाँ पर उत्तर भारत में जितने विद्रोह हुए औरंगजेब के खिलाफ, उनका अगर सही कालक्रम देखें हम, तो 181 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी सबसे पहले उत्तर भारत के विद्रोहों में सबसे पहले जाटों ने विद्रोह किया, उसके बाद बुंदेलों ने, उसके बाद सतनामी संप्रदाय के लोगों ने, और सबसे लास्ट में सिखों ने विद्रोह किया था औरंगजेब के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा में जो मकबरा स्थित है अकबर का, उसको हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो ऑप्शन दे रखा है गोकुला, राजा राम, चूड़ामणि या बदन सिंह। तो ये कार्य किया था ऑप्शन बी, यानी राजा राम ने। राजा राम एक जाट नेता थे
जिन्होंने अकबर की कब्र को खोद दिया था और उसकी हड्डियों को जला दिया था, यानी जो सिकंदरे में अकबर की कब्र है उसको नुकसान पहुंचाया था राजा राम जाट ने। नेक्स्ट है 183, साकी मुस्तईद खां की रचना महासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार ने, कर्नल टॉड ने, स्मिथ ने, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 183 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जादूनाथ सरकार ने, ठीक है। यानी साकी मुस्तैद खान की रचना मौसर आलमगीरी, उस रचना को मौसर आलमगीरी को मुगल राज का गजेटियर माना है जादूनाथ सरकार ने। नेक्स्ट है 184, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया था उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, ठीक है। यह युक्ति किस इतिहासकार की है? ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार की, कर्नल टार्ड की, बी ए स्मिथ की, या इनमें से किसी की नहीं। तो 184 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा जदुनाथ सरकार। यानी जदुनाथ सरकार बोलते हैं कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, यानी स्पेन के चक्कर में नेपोलियन सत्ताविहीन हो गया, नेपोलियन हारा था, उसी उसी प्रकार से दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया, ठीक है। तो ये जदुनाथ सरकार ने बोला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही भेष में एक दरवेश फकीर कहती थी? ऑप्शन ए अकबर, शाहजहां, जहांगीर, या औरंगजेब। तो यहाँ पे 185 का करेक्ट आंसर रहेगा औरंगजेब, ठीक है। यानी इसको वहाँ की प्रजा शाही भेष में एक फकीर बोला करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है किसने अकबर को जिल्ले इलाई या खुदा की परछाई कहा है एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? ऑप्शन ए अबुल फजल ने, फैजी ने, बदायूनी ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो 186 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल ने जिले अकबर को जिले लाई कहा था, जिसका अर्थ होता है खुदा की परछाई, और इसी को अबुल फजल ने ही अकबर को फर्र इजदी भी कहा है, यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी। नेक्स्ट है 187, दीवान बजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, या शाहजहां ने। तो यहाँ पर 187 का करेक्ट आंसर रहेगा अकबर, ठीक है। यानी अकबर ने दीवान बजीरात कुल की नामक नए पद की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 है कि अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? ऑप्शन है 16, 18, 21 या 24। तो 188 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी औरंगजेब के समय सूबे टोटल मिला के टोटल प्रांत हो गए थे 21 प्रांत हो गए थे, ठीक है, जो पहले अकबर के समय 15 थे होते थे। नेक्स्ट है 189, अंतिम समय से जजिया अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन रहा है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। तो 189 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी मोहम्मद शाह रंगीला। यानी सबसे पहले अकबर ने, मुगल वंश में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, उसके बाद औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था, लेकिन सबसे लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला ने जो एक मुगल शासक था, उसने जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। उसके बाद कोई भी जजिया टैक्स नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट है 189, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? मदद ए मास, सुयूर गुल, पैबाकी या पायबाकी, या इनमें से कोई नहीं। तो 190 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी पैबाकी, ठीक है। पैवा की वो ज़मीन होती थी जो किसी एक को दी और फिर उसने चेंज करके हस्तांतरण करके दूसरे को दे दी। यानी हस्तांतरण के लिए जो आरक्षित रिजर्व भूमि होती थी वो मुगल काल में पैवाकी कहा जाता था, उस भूमि को पैवाकी कहा जाता था। जबकि यहाँ पर जो मदद मास दे रखा है, इसका मतलब होता है जो विद्वानों के लिए भूमि दान की जाती थी, जिससे कोई भी राजस्व वसूल नहीं किया जाता था, वो मदद मास होती थी। जबकि हस्तांतरण के लिए जो आरक्षित भूमि थी उसको पैवाकी या पायवाकी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार, इनका क्या मतलब होता है? पहला दे रखा है क्रम से मनसबदार के पद हैं, यानी जात एक मनसबदार का पद है, जबकि सवार उसके सैनिक दायित्वों का। सेकंड है कि जात एक मनसबदार के सैनिक दायित्व का पद है, जबकि सवार उसके पद का वैल्यू है। तीसरा कह रखा है कि मनसबदार के पद जात कहलाता है, जबकि उसके अधीन मनसब का अर्थ सवार होता है। चौथा है मनसबदार के अधीन मनसब जात कहलाती है, जबकि उसके पद को सवार कहते हैं। तो 191 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी जाट रैंक का मतलब होता है कि मनसबदार की वैल्यू या मनसबदार की पोजीशन, मनसबदार का पद, ठीक है। जबकि सवार का मतलब होता है कि उसे कितने घुड़सवार अपने पास रखने हैं, ठीक है। यानी उसके सैनिक दायित्वों का निर्वहन करना सवार रैंक होती है, जबकि जात उसकी खुद की रैंक होती है, यानी कितने ओहदे पे तुम किस मनसब पे बैठे हुए हो, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 192, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था?
दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया है? ऑप्शन ए जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो 192 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है जहांगीर। ठीक है, दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन मनसबदारी में जहांगीर ने किया। तो ये दो अस्पा सिंह अस्पा इस टाइप का जो प्रचलन करवाया था जहांगीर ने करवाया था, बाद में शाहजहां ने बहुत ज़्यादा इसको हाई लेवल पे लेके गए। दो अस्पा सिंह अस्पा का मतलब होता है एक, यानी जितना भी जो मनसबदार है वो कुछ स्पेशल सैनिक रख सकता है, कुछ एक्स्ट्रा सैनिक रख सकता है। ठीक है, यानी जो उसके पास पहले से जो सवारों की रैंक पहले से है उसके अनुसार वो सैनिक रखेगा। इसके उससे कुछ एक्स्ट्रा सैनिक अगर उसके पास रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है तो वो रख सकता है। तो ये था दो अस्पा सिंह अस्पा का जो पॉलिसी थी जहांगीर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193। मनसबदारी व्यवस्था में महाना या मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय है, ये किसके द्वारा, यानी मनसबदारी व्यवस्था में महाना सिस्टम को किसने प्रचलन में लाया, यानी महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन है जहांगीर को, औरंगजेब को, शाहजहां को या अकबर को। तो 193 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां को महाना इसके लिए महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है 194, जागीरदार संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन है जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय या बहादुर शाह के समय। तो 194 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय बहुत सारे यानी जो मनसब जागीर थे, मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, लेकिन जागीर क्योंकि लैंड उतनी ही है तो जागीरदारी संकट निकल के सामने आया था औरंगजेब के समय पे। 195 क्वेश्चन नंबर 195, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पीतरादूरा का अर्थ क्या है? पीतरादूरा स्टाइल क्या होती है? ऑप्शन ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, सेकंड है संगमरमर पर की गई चित्रकारी, थर्ड है उद्यान निर्माण, यानी जो उद्यान निर्माण की कला यानी बाग बगीचे बनाने की कला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 195 के यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है होगा आपका ऑप्शन ए, यानी संगमरमर के पत्थरों पर जवाहरात से की गई जड़ावट। यानी ये जो पत्थरों पर बहुत सारे हीरे जवाहरात से जो जड़ावट की जाती है पत्थरों पर, वो आपकी पीतरादूरा स्टाइल कही जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 196 का रहेगा ऑप्शन ए, यानी हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है वो चार बाग शैली पर निर्मित है। ठीक है, यानी पहला ऐसा मकबरा जो चार बाग शैली पर निर्मित था वो आपका हुमायूं का मकबरा था। क्वेश्चन 197, पीतरादूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। तो 197 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में पीतरादूरा टेक्निक्स का प्रयोग होने लगा था जो बाद में चल के ताजमहल में यूज की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ था और जिसमें पीतरादूरा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले? ऑप्शन ए है हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, सी है जहांगीर का मकबरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 198 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला जहांगीर के ससुर यानी जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उनके पिताजी थे, और इनके मकबरा आगरा के पास एतमादुद्दौला शहर में देखने को मिलता है। वहाँ पर एतमादुद्दौला का जो मकबरा है उसमें सबसे पहले संगमरमर और उस पर पीतरादूरा स्टाइल बनी हुई है। ठीक है, पीतरादूरा जो स्टाइल थी उसका सबसे पहले प्रारंभ किया गया था और ये सब जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 199, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? यानी द एज ऑफ मार्बल किस शासक का काल को कहा जाता है? ऑप्शन है जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को, अकबर को। तो क्वेश्चन नंबर 199 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां रहेगा। यानी शाहजहां के समय पे जितने भी मोनूमेंट्स बनाए गए हैं मेजरली सभी में मार्बल्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ताजमहल है जिसे संगमरमर का मोनूमेंट्स कहा जाता है। इस वजह से शाहजहां का जो टाइम पीरियड है उसको एज ऑफ मार्बल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों की छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? यानी उनके पोर्ट्रेट चित्र बनाने के लिए फारस में भेजा था। ऑप्शन ए बिशन दास को, उस्ताद मंसूर को, अब्दुल हसन को या लाल खां को। तो क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी बिशन दास को जहांगीर ने ईरान के जो शाह थे, ईरान के यानी फारस के जो शाह थे, राजा थे या उनके अमीर थे, उनके पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए ईरान भेजा था। नेक्स्ट है 201, फर ए इज़दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार बना, इनमें से किस सूफी संत द्वारा दिया गया था या विकसित किया गया था? ऑप्शन ए शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, इब्न अल अरबी के द्वारा या
बिस्तामी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 201 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा फर ए इज़्दी नाम का विचार दिया गया था, जिसके बेसिस पे मुगल राजतंत्र चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा, इसके रचनाकार कौन है? नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार कौन रहे हैं? ये औरंगजेब कालीन ये लिखी गई थी किताब। तो ये भीमसेन सक्सेना कायस्थ, सेकंड है सुजन राय खत्री, ईश्वर दास नागर या चंद्रभान सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 202 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी भीमसेन सक्सेना कायस्थ इस और नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203, अकबरनामा किसने लिखा है? अब्दुल रहीम खाने खाना, फैज़ी, अब्दुल कादिर बदायूनी या अबुल फजल। ये पीसीएस सन 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 203 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने या शाहजहां ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी नूरजहां। ठीक है, जिनका पुराना नाम मेहरुनिशा था। क्वेश्चन नंबर 205 है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? पहला है आपका आमेर, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है मारवाड़ और चौथा है आपका बीकानेर। यानी इन चारों में से किस राजपूत वंश ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। मेवाड़ के राणा राणा प्रताप ने कभी भी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की, जिस वजह से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध में यानी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें किसी की भी विजय या हार नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 206, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की है? यानी पट्टा और कबूलियत किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या अकबर। तो 206 यानी 206 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, पट्टा और कबूलियत ये दो प्रथाएं स्टार्ट हुई थी शेरशाह सूरी के समय पे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या श्रीनगर में। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका लाहौर। ठीक है, यानी जहांगीर की कब्र आपकी लाहौर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, बीड़ा या इनमें से कोई नहीं। पीसीएस सन 2010 का क्वेश्चन है। तो सन 208 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी बीड़ा। ठीक है, औरंगजेब खुद एक संगीतकार था और वो बीड़ा वादक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 209, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? पहले थे चंद्रप्रभा सूरी, सेकंड है हरविजय सूरी, पुष्पदंत या यशोभद्र। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका हरविजय सूरी। ठीक है, हरविजय सूरी को अकबर ने बहुत सम्मानित किया और ये एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? पहला है अब्दुल समद, अबुल हसन, अकार रिजा या पीर सैयद अली। तो इनमें से आपका कूट दे रखा है कि ऑप्शन ए है पहला और दूसरा दोनों, सेकंड दे रखा है कि सेकंड और थर्ड दोनों, सी दे रखा है थर्ड एंड फोर, और डी है आपका फोर एंड फर्स्ट, यानी फर्स्ट एंड फोर। पीसीएस सन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 210 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका सेकंड एंड थर्ड, यानी अबुल हसन और अक्का रिजा, ये दो चित्रकार थे जहांगीर के समय पे। ठीक है, यदि हम जहांगीर के समय के पेंटर्स की बात करें तो उसमें आपको अबुल हसन देखने को मिलेंगे, अक्का रिजा देखने को मिलेंगे, उस्ताद मंसूर जो एक पक्षियों की सबसे अच्छी चित्रकारी किया करते थे। इसके साथ साथ फारूक बेग थे, मुराद थे, माधव थे। ठीक है, तो ये सारे पेंटर्स आपके जहांगीर के समय के थे। नेक्स्ट है आपका 211 क्वेश्चन। क्वेश्चन 211 है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में कौन शासन कर रहा था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है आपका शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका अकबर। ठीक है, यानी अकबर ने 1556 से लेके 1605 तक अपना शासन किया और इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 212, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? हॉकिंस, टॉमस रो, मॉन्स्ट्रेट या पीटर मुंडी। तो सन 212 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी पीटर मुंडी जो एक इंग्लैंड का था, ये यूरोपीय यात्री भारत आया था शाहजहां के समय पे, जबकि हॉकिंस और टॉमस रो ये जहांगीर के समय पे भारत आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213, अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष में प्रारंभ किया था, यानी दीन ए इलाही धर्म कब स्टार्ट किया? 1570 में, 1578 में, 1581 में या 82 में। तो 213 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी 1582 ईस्वी में।
ठीक है। दीन इलाही धर्म की स्थापना या शुरुआत 1582 ईस्वी में की थी अकबर ने। नेक्स्ट है 214वां क्वेश्चन, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ऑप्शन ए है दसवंत, बी है आपका अब्दुल समद, सी है कल्याण दास या डी है बशावन। तो इनमें से कौन अकबर के समय का चित्रकार नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका कल्याण दास, ठीक है। जबकि दसवंत और बशावन ये बहुत ही फेमस चित्रकार थे अकबर के समय पे। इसके साथ साथ अब्दुल समद भी अकबर के टाइम के पेंटर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? यानी कब बाबर ने अपने आप को पातशाह कहा था? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में? तो 215 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी काबुल में। पातशाह की पदवी कहाँ पे धारण की थी बाबर ने? काबुल में, ठीक है। नेक्स्ट है 216, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? यानी नूरजहां का एक अलग गुट चलता था जब जहांगीर के पत्नी का नाम था नूरजहां, असली नाम मेहरुनिशा। तो इनके गुट में कौन शामिल नहीं था? पहला है जहांगीर, गियास बेग, आशफ खां या खुर्रम। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी जहांगीर इस गुट के नहीं थे, जबकि नूरजहां के गुट में गियास बेग, आशफ खां और खुर्रम यानी शाहजहां, ये नूरजहां के गुट के सदस्य थे। नेक्स्ट है सन 217, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी जाने जाता है या सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, तानसेन, मोहम्मद हुसैन या मोहम्मद नाशिम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को अकबर के दरबार का सुलेखकार कहा गया है और इनको जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया था। 218 है मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? पहला है सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। सेकंड है तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की थी। सी है तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। डी है आपका तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो इसमें से आपको कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। तो 218 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है। जबकि अकबर ने इन्हें उपाधि मियाँ की थी। जो तानसेन की उपाधि थी, इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनको तानसेन की उपाधि राजा विक्रमजीत ने दी थी जो ग्वालियर के शासक थे, जबकि मियाँ की उपाधि अकबर ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219, निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा सिकोह का चिकित्सक था? यानी दारा सिकोह जो खुर्रम शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, उनका चिकित्सक कौन रहा था? ऑप्शन ए दे रखा है फस्मा बर्नियर, बी है निकोलो मनुची, सी है आपका जॉ बैप्टिस्ट टेवनियर या डी है जॉर्डी थिवनॉट। ये CISF में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सन 219 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी फ्रांसवा वर्नियर, जो एक फ्रांस के यात्री थे। इन्होंने दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है 220 क्वेश्चन, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? ऑप्शन ए जात सवार, बी है बरकत फना, सी है नामोस दिन, डी है आपका पेशकश या नज़र। तो 220 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए जात और सवार, ठीक है। ये मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है। यानी मनसबदारी के दो पार्ट थे, एक जात रैंक होती थी, एक सवार रैंक होती थी। 221 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरीके से ये ल्यूसेंट के सभी क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व किया गया है। तो इस पार्ट को हम यहीं पे अंत करते हैं। अगर अभी भी आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगला वीडियो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन का लाएंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित, और इसके साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक में जितने भी क्वेश्चंस हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित, उन सभी का एक वीडियो रहेगा। लगभग 30 मिनट का वो वीडियो रहेगा, तो आप वो भी जाके देखिएगा। वो पार्ट 4 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 वीडियो रहेंगे। मुगल साम्राज्य आपका अंत हो जाएगा। मुगल साम्राज्य आपको कहीं से और जगह से पढ़ना नहीं है। चलिए, जय हिंद, शुक्रिया।